हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो पिछली कक्षा में, हिंदी की पिछली कक्षा में हमने आप लोगों को भाषा से लेकर स्वनिम, वाक्य, वर्ण, इस तरह से करते हमने आप लोगों को वाक्य तक पहुंचा दिया था मेरे दोस्त। तो फिर इसके बाद मैं आप लोगों को सोचा कि हिंदी की पत्र पत्रिकाएं पढ़ा दूं, लेकिन उसमें भी कोई ज़्यादा नहीं है तो उसको कभी एक एक दिन करके पढ़ा दूंगा अलग से। फिर इसके बाद आज से हम लोग शुरू करेंगे व्याकरण। क्या शुरू करेंगे? व्याकरण। किसका व्याकरण? तो पहला बात देखिए, हम शुरू करेंगे व्याकरण। किसका व्याकरण तो ये बाद में बताएंगे, लेकिन देख लेते हैं कैसे हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्त, क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो साथ में बने रहिए, उसको देख लेते हैं। तो आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा मेरे दोस्त व्याकरण। आज का टॉपिक रहेगा व्याकरण। ठीक है, देख लेते हैं आज का टॉपिक क्या रहेगा, व्याकरण। पहला बात, व्याकरण रहेगा, लेकिन व्याकरण कहते किसे हैं यह भी बताएंगे। लेकिन पहले यह देखिए, आज का हम लोगों का टॉपिक क्या रहेगा, व्याकरण रहेगा। व्याकरण क्या रहेगा? व्याकरण। व्याकरण को इंग्लिश में कहते हैं ग्रामर। क्या कहते हैं? ग्रामर। तो चलिए देखिए, व्याकरण को कितने शब्द में तोड़ सकते हैं? दो शब्द में तोड़ सकते हैं। कितने शब्द में? दो शब्द में। विधन आकरण। विधन आकरण। ठीक है, अभी तोड़ सकते हैं क्या? तो फिर तोड़ सकते हैं। विधन आधन करण। विधन आधन करण। ठीक है, पहला बार इसका विच्छेद किए तो बना विधन आकरण। दूसरा बार विच्छेद किए तो बना विधन आधन करण। ठीक है, पहला बार विच्छेद किए तो बना विधन आकरण, दूसरा बार विधन आधन करण। कोई दिक्कत? क्या अभी भी यह टूट सकता है? तो दिमाग लगाइए मेरे दोस्त, क्या अभी भी टूट सकता है? तो अभी टूटेगा। क्या टूटेगा? तो अब न वी टूटेगा न आ टूटेगा, टूटेगा क्या? करण। अब करण कैसे टूटेगा? तो करण को देख लीजिए कैसे टूटेगा। तो करण अब दो शब्द में या दो भाग में टूट जाएगा। करण कितने भाग में टूटेगा? दो भाग में। क्री धन अन। क्री धन अन बराबर बन जाएगा करण। ठीक है, अब देखिए, आइए व्याकरण का यह क्या रहा? विच्छेद रहा। व्याकरण का यह क्या रहा? विच्छेद। अर्थात व्याकरण शब्द को जो विच्छेदित कर सकते हैं या तोड़ सकते हैं, कितने भाग में? तो आपके समक्ष है। पहला वाला विधन आकरण, दूसरा वाला विधन आधन करण। उससे ज्यादा यदि तोड़ना चाहेंगे तब तोड़ेंगे विधन आधन क्री धन अन। ठीक है, बन जाएगा व्याकरण। क्री धन अन बराबर बनेगा करण। संस्कृत क्या यह एक सूत्र लगेगा, उसके द्वारा बनेगा। लेकिन विधन आ धन करण बराबर क्या हो गया? व्याकरण। ठीक है, अब देखिए, पूछेगा कि इस व्याकरण में कौन सी संधि है? व्याकरण में कौन सी संधि है? आप लोगों से यदि पूछ दिया कि व्याकरण शब्द में कौन सी संधि है, तो आप लोग कौन सी संधि बताएंगे? तो कमेंट में बता दीजिए। तो अब हमको बताइए, संधि तो हम पढ़ाएंगे, लेकिन व्याकरण में कौन सी संधि है? तो यण संधि है। कौन सी संधि? यण संधि। कैसे? तो ई का य, उ का व, री का र, ली का लो और री का र, जहां पर हो जाएगा वहां पर होगा यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। यण संधि का सूत्र होता है इको यणचि। ठीक है, तो इस व्याकरण शब्द में कौन सी संधि है? तो व्याकरण शब्द में यण संधि है। कौन सी संधि?
यण संधि है। ठीक है, अब देखिए वी धन आ, वी धन आ है क्या? तो वी धन आ जो है मेरे दोस्त यह उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, वी और आ क्या है? तो वी और आ उपसर्ग है। अर्थात अब फिर आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि क्या एक शब्द में, एक ही मूल शब्द में दो दो उपसर्ग जुट सकते हैं? तो आपके सामने देख सकते हैं जुटा है कि नहीं जुटा है, तो जुट गया है। एक करण शब्द है, इस करण शब्द में एक शब्द है करण, इस करण शब्द में वी उपसर्ग भी जुट गया और आ उपसर्ग भी जुट गया। ठीक है, और यह दोनों जुटकर उसके अर्थ को क्या कर दिया? बदल दिया। तो वी धन आ धन करण बराबर हो गया व्याकरण, और व्याकरण में कौन सी संधि? यण संधि। व्याकरण का संधि विच्छेद बता दिए। व्याकरण में कौन कौन सा प्रत्यय है, उपसर्ग है? तो व्याकरण में दो उपसर्ग लगे हैं, वी और आ उपसर्ग। कौन से उपसर्ग? वी उपसर्ग और आ उपसर्ग। ठीक है, अब देखिए, तो यहां तक जानने के बाद आपके मन में विचार उठेगा कि अब व्याकरण की परिभाषा जान ली जाए। व्याकरण की परिभाषा, तो व्याकरण की परिभाषा देखते हैं। व्याकरण की परिभाषा क्या होती है? तो देखिए, व्याकरण की परिभाषा आपको जो लिखना है देख लीजिए। व्याकरण की परिभाषा क्या लिखेंगे या बताएंगे, तो उसको देखने का काम करेंगे। व्याकरण की परिभाषा क्या होगी, तो देख लेते हैं। व्याकरण वह विद्या है या वह ज्ञान है। ठीक है, व्याकरण वह विद्या है या वह ज्ञान है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना आ जाता है, या पढ़ने, लिखने और बोलने का ज्ञान हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। तो देखिए, व्याकरण की परिभाषा लिख सकते हैं कि व्याकरण वह विद्या है, व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध पढ़ने, लिखने और बोलने का ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, समझिए, व्याकरण वह शास्त्र है या वह विद्या है। इस विद्या के स्थान पर शास्त्र भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, व्याकरण वह विद्या या शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना आ जाता है। ठीक है, व्याकरण वह विद्या या वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना आ जाता है। चलिए, या व्याकरण वह विद्या या वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध पढ़ने, लिखने और बोलने का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। इतनी नहीं व्याकरण के बारे में जानकारी। ठीक है, अब लेकिन सुनिए, हमको जो व्याकरण पढ़ना है, जो व्याकरण क्या करना है? पढ़ना है। जो व्याकरण हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। तो देखिए, जो व्याकरण होता है, अब बताइए, हमने तो भाषा बहुत बताया था, बहुत भाषाएं बताई थी ना। देखिए, हमने चर्चा किया है कि भाषा को, किसको? भाषा को। लेकिन कौन सी भाषा? तो हर एक भाषा का निश्चित व्याकरण होता है, पहला बात ही जानिए।
हर एक भाषा का साहित्य होता है, हर एक भाषा का निश्चित व्याकरण होता है। तो हर एक भाषा का निश्चित व्याकरण होता है, तो हमको किस भाषा का व्याकरण पढ़ना है? तो हमको जो पढ़ना है हिंदी भाषा का व्याकरण पढ़ना है। किसका पढ़ना है? हिंदी भाषा का व्याकरण। याद आ गया? किसका? हिंदी भाषा। हिंदी भाषा का व्याकरण हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है। तो इसका मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि हम लोग किधर बढ़ने वाले हैं? तो हिंदी भाषा के व्याकरण की ओर बढ़ने वाले हैं। इतना तो हमने बता दिया। यह सब जो बताया, यह अभी जो हिंदी भाषा का व्याकरण पढ़ना है उसके पीछे की भूमिका तैयार की। ठीक है, जैसे एक खाट बिनना है, खटिया बिनना है, या पहले की जो लड़कियां थी या महिलाएं थी वो स्वेटर बुनने का काम किया करती थी। अभी भी कोई कोई बिनता है लेकिन उतना नहीं। तो उसी प्रकार से कहते हैं ना कि पेनी छाना थी जा। तो यह हमने जो बताया है व्याकरण के बारे में जानकारी दिया है। यह जो व्याकरण है अब बता रहे हैं कि किसको पढ़ना है। तो बहुत भाषाएं हैं और हर एक भाषा का निश्चित व्याकरण होता है, हर एक भाषा का निश्चित साहित्य होता है। इस कारण हमने चुना है कि आज से हम लोग किधर पढ़ेंगे? तो हिंदी भाषा का व्याकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हिंदी भाषा का व्याकरण। तो जल्दी से क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट बनाइए। अब हम मिटाने वाले हैं। अब आपको बताते हैं हिंदी भाषा के व्याकरण के बारे में। चलिए, हो गया? तो मिटा रहे हैं। अब मिटाने के बाद आगे लेकर चलते हैं। व्याकरण किसका व्याकरण रहेगा? हिंदी भाषा का व्याकरण रहेगा। उसके बारे में अध्ययन करेंगे अच्छी प्रकार से, तनिक भी नहीं छोड़ने वाले हैं दोस्त। चिंता मत करिए, बस बने रहिए साथ में। एक फैक्ट आपका छूटने नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए। तो हम लोगों को किसका अध्ययन करना है? व्याकरण का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है मेरे दोस्त? व्याकरण का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है? व्याकरण का अध्ययन करना है। अब यह व्याकरण रहेगा तो किसका रहेगा? देखिए, यह जो व्याकरण रहेगा, तो किसका व्याकरण रहेगा? तो हम पढ़ क्या रहे थे इसके पहलवा? हिंदी भाषा का विकास, यही सब न पढ़े। तो व्याकरण भी किसका पढ़ेंगे? तो हिंदी भाषा का व्याकरण। हिंदी भाषा का व्याकरण क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? हिंदी भाषा के व्याकरण को पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? तो आइए देखिए, हिंदी भाषा के व्याकरण में क्या क्या देखने वाले हैं। तो पहला बात, तो हिंदी भाषा का व्याकरण सबसे पहले लिखा किसने, इसको देखेंगे। हम लोग देखेंगे हिंदी भाषा का व्याकरण। ठीक है, अब हिंदी भाषा के व्याकरण में हमको देखना है कि हिंदी भाषा के व्याकरण को लिखा किसने, सबसे पहले लिखने का प्रयास किसने किया था, या लिखा किसने, सबसे पहले किसने लिखा था? देखिए, सबसे पहले हिंदी भाषा के व्याकरण को लिखने का काम किसने किया था? तो उनका नाम है जोशुआ केटलर। उनका नाम क्या है? जोशुआ केटलर महोदय। देखिए, जोशुआ केटलर एक व्यक्ति है, उनका नाम है जोशुआ केटलर। जोशुआ केटलर ने सबसे पहले हिंदी भाषा के व्याकरण को पढ़ा। ये अब देखिए, जोशुआ केटलर कहाँ के निवासी हैं? तो जोशुआ केटलर वर्तमान में नीदरलैंड, परंतु पहली सभ्यता में उसे क्या कहा जाता था? हॉलैंड। पहले जो नाम है, कहाँ के ये निवासी हैं? हॉलैंड के निवासी हैं। कहाँ के निवासी? हॉलैंड के। इसी हॉलैंड का वर्तमान में नाम रख दिया गया है नीदरलैंड। वर्तमान में नाम क्या रखा गया है? नीदरलैंड रखा है। यह जो मुख्य रूप से थे, कहाँ के थे? डच थे। क्या थे? डच। जैसे अंग्रेज आए ना, फ्रांसीसी आए, उसी तरह से ये लोग डच थे। क्या थे? डच। तो जोशुआ केटलर थे क्या? डच थे। क्या थे? डच। ठीक है, तो डच होने के कारण, या ये जो आए पहले भारत का भ्रमण करने के लिए आए। ठीक है, भारत का भ्रमण करने के लिए आते हैं, और भारत का भ्रमण करने के लिए जब आए तो देखा कि
हिंदी भाषा क्लिष्ट है, बोल नहीं पा रहे हैं, तो ये सबसे पहले संस्कृत का अध्ययन किया और संस्कृत का अध्ययन करने के बाद इन्होंने हिंदी का अध्ययन किया। और हिंदी का अध्ययन कैसे किया, तो हिंदी के व्याकरण का अध्ययन किया और हिंदी के व्याकरण का अध्ययन करने के पश्चात इन्होंने सबसे पहले हिंदी का व्याकरण लिखा। और उसको लिखा किस भाषा में लिखा था, तो डच भाषा में लिखा था। यानी लिखने की भाषा क्या थी इनकी, भाषा, इनके लिखने की भाषा क्या थी, यानी किस भाषा में इन्होंने व्याकरण को लिखा, लिखने की भाषा। किस भाषा में इन्होंने व्याकरण को लिखा था, हिंदी भाषा का व्याकरण, तो डच भाषा में लिखा था। किस भाषा में, डच भाषा में। जेसुआ केटलर कहाँ के निवासी थे, वर्तमान में नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है, परंतु उस समय किस नाम से जाना जाता था, हॉलैंड के नाम से। ठीक है, तो यह तो था हिंदी भाषा के व्याकरण के बारे में। ठीक है, हिंदी भाषा का व्याकरण सबसे पहले लिखने का प्रयास या लिखा किसने, जेसुआ केटलर कहाँ के निवासी, हॉलैंड के निवासी। लिखा किस भाषा में, इन्होंने डच भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा, डच भाषा में। ये अध्ययन करने के पश्चात जो है कि आप कंपनियों का आगमन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि अनेक प्रकार की कंपनियां आती है, उसमें से एक डच भी आए थे और नाविकीय लोग थे, भारत के यात्रा करने के लिए आए थे, यहाँ से व्यापार करने के लिए आए थे, तो बोलने में कठिनाई होती थी, इस कारण ये लोग, उसमें से एक प्रतिष्ठित विद्वान आदमी था जिसका नाम था केटलर, और केटलर ने संस्कृत का अध्ययन किया, हिंदी का अध्ययन किया और हिंदी उसको आसान लगा, इस कारण हिंदी के व्याकरण को उन्होंने गया या जेसुआ केटलर गए अपने देश और वहां पर जाने के पश्चात उन्होंने लिख दिया डच भाषा में हिंदी का व्याकरण। चलिए तो आगे इसके बारे में देखते हैं। और कुछ बच गया, तो जो हमारा व्याकरण है, जो है व्याकरण है, जो हमारा यह व्याकरण है ना, इसे वेद का मुख कहा जाता है। नोट पॉइंट में डालकर यदि कहीं लिखना हो तो लिख लीजिए नोट में, व्याकरण को वेद का मुख कहा जाता है। व्याकरण को वेद का मुख कहा जाता है। किसको किसका क्या कहा जाता है, प्रश्न देखिए, किसको किसका क्या कहा जाता है, तो व्याकरण को वेद का, किसको, व्याकरण को, किसका, वेद का क्या मुख कहा जाता है। क्योंकि जो व्याकरण जानेगा, जो व्याकरण जानेगा वही न भैया बोलेगा, जो व्याकरण जानेगा वही न बोलेगा। तो वेद जो था उसमें अखंड जानकारियां हैं, बहुत ही जानकारी है मेरे दोस्त, हर एक प्रकार की जानकारी वेद में है। इस कारण व्याकरण जानेंगे तभी ना वेद का उच्चारण कर पाएंगे, इस कारण, और जब उच्चारण करेंगे तो वेद का उच्चारण करेंगे, इस कारण वेद का मुख कहा जाता है व्याकरण को। ठीक है, व्याकरण को क्या कहा जाता है, तो वेद का मुख कहा जाता है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं, इसको मिटाते हैं जल्दी से, इसको लेना है तो स्क्रीनशॉट बनाइए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। व्याकरण में अब क्या देखने वाले हैं, तो अब हमको बताइए कि व्याकरण लिखा कैसे जाएगा। इसमें वर्ण होगा, ठीक है, इसमें अक्षर होगा, इसमें वाक्य होगा, इसमें शब्द होगा। ठीक है, देखिए व्याकरण को लिखेंगे कैसे, तो इसमें वर्ण होगा, इसमें क्या होगा, वर्ण होगा, और इसी वर्ण को बड़ा कर देंगे तो कहा जाएगा अक्षर, और जब इससे बड़ा कर देंगे तो कहा जाएगा शब्द, और जब अच्छी प्रकार से बड़ा कर देंगे तब क्या कहा जाएगा, वाक्य कहा जाएगा। शॉर्टकट में बताएं, और इसकी अगर विस्तृत जानकारी लेना है तो पिछली कक्षा पढ़ लीजिए, स्वनिम से लेकर वाक्य तक, ठीक है, उसमें इसकी जानकारी दी गई है। तो चलिए देखिए, जो हमारा वर्ण है, अक्षर है, शब्द है, वाक्य है, किसी भी व्याकरण को या किसी भी भाषा के व्याकरण को लिखेंगे कैसे, वर्ण में, वर्ण में, और जब वर्णों को मिलाएंगे तो वर्णमाला बनेगी। क्या बनेगी, वर्णमाला, या वर्ण को अच्छी प्रकार व्यवस्थित क्रम से बैठा देंगे तो बन जाएगा शब्द, और शब्द को अच्छी प्रकार से व्यवस्थित क्रम से सार्थक रूप में बैठा देंगे तो बन जाएगा क्या, वाक्य। क्या बनेगा, वाक्य। अर्थात आप लोग इससे समझ गए होंगे
कि हम बात क्या कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं व्याकरण के अंग की। किसकी बात कर रहे हैं? व्याकरण के अंग। अब क्या देखने वाले हैं मेरे दोस्त, तो अब देखेंगे व्याकरण के अंग देखेंगे। क्या देखेंगे? व्याकरण के अंग। अब देखेंगे व्याकरण के अंग। अब व्याकरण के अंग होते कितने हैं? व्याकरण के अंग होते कितने हैं? तो अब देखिए किसके व्याकरण का अंग? हिंदी भाषा के व्याकरण का अंग। ठीक है, अब बता दिए कि कहाँ का व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं, तो हिंदी भाषा का व्याकरण। तो अब देखिए व्याकरण के अंग होते कितने हैं? तो व्याकरण के अंग होते हैं 3। कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो व्याकरण के मेरे भैया, मेरे दोस्त, बबुआ जो भी पढ़ रहे हैं, 3 अंग होते हैं। पहला वाला, क्या व्याकरण को बगैर वर्ण के लिखा जा सकता है? क्या बिना वर्ण के व्याकरण को या किसी भी शब्द को या किसी भी चीज को लिखा जा सकता है? नहीं ना। तो पहला वाला व्याकरण के अंग में आएगा वर्ण विचार। पहला वाला क्या आएगा? वर्ण या वर्ण विचार। वर्ण या वर्ण विचार आएगा। अर्थात व्याकरण को पढ़ने के लिए जो पहला सबसे जरूरी चीज है उसका नाम क्या है? वर्ण। उसका नाम क्या है? वर्ण। और वर्णों का व्यवस्थित क्रम सार्थक अर्थ निकले या सही अर्थ निकले उसको कहेंगे शब्द। तो अगला वाला जान लीजिए कि अगला वाला क्या पढ़ना है हमको? शब्द विचार पढ़ना है। क्या पढ़ना है? शब्द विचार पढ़ना है। हो गया। और जब शब्द को अच्छी प्रकार से कर देंगे, पिरो देंगे, सार्थक अर्थ निकल जाएगा, तब कहा जाएगा वाक्य। क्या कहा जाएगा? वाक्य कहा जाएगा। तो फिर क्या पढ़ना है? वाक्य विचार। क्या पढ़ना है? वाक्य विचार पढ़ना है। ठीक है, तो यह हमारा क्या था? अब देखिए क्या था हमारा, यह व्याकरण के अंग के बारे में चर्चा थी। ठीक है, किसके बारे में? व्याकरण के अंग के बारे में चर्चा थी। अब देखिए जो व्याकरण का अंग है वर्ण है, किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्ण। और जब वर्णों को व्यवस्थित करेंगे सार्थक रूप में तो शब्द बनेगा, लेकिन वर्णों का व्यवस्थित क्रम खाली रहेगा, व्यवस्थित क्रम रहेगा, तो कहा जाएगा वर्णमाला। क्या कहा जाएगी? वर्णमाला। आगे देखिए क्या कहा जाएगा? वर्णमाला। इन्हीं वर्णों के मेल से हम लोग काम कर देते हैं संधि का। किसका काम करते हैं? संधि का। इसका मतलब आपको समझ में आ गया क्या कि हम लोग पहली कक्षा किसकी करेंगे? वर्णमाला की। किसकी करने वाले हैं? वर्णमाला की करने वाले हैं। और वर्णमाला की कक्षा कब होगी? तो वर्णमाला की कक्षा होगी अगले दिन। तो चलिए मेरे दोस्त, आशा करता हूं कि व्याकरण का सामान्य परिचय पहला पाठ समझ में आया होगा। तो मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। जाने की आज्ञा दीजिए। जय हिंद।